तैयार हो जाइए बाजार के आज बड़े एक्शन पैक दिन के लिए, जहां आज आने वाली है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी और इसके साथ ही दुनिया भर के बाजारों से आज फिर से थोड़े बेहतर होते हैं संकेत, लेकिन एफआईएस की खरीदारी में धीमेपन के आसार भी। इन सब के बीच में मजबूत शुरुआत के हैं संकेत, इसके बाद के एक्शन पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। और आज फॉर चेंज मैं स्टूडियो के बाहर भीलवाड़ा से हूं आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी मुंबई स्टूडियो से। और अनिल जी, स्टूडियो में तो आप नहीं हैं, आपकी प्रेजेंस थोड़ी मिस होगी, बट ऑफ कोर्स थ्रू द डे अनिल जी हमारे साथ रहने वाले हैं। आरबीआई पॉलिसी पर सर से बात करनी है बाजार के एक्शन पर। और आज सुबह गिफ्ट निफ्टी में जो बड़ा उछाल आ रहा है, इसके क्या मायने सर, ये सब भी जाना है। तो बहुत सारी चीजें जहां पर ट्रिगर्स का आज फोकस रहेगा। बिल्कुल दीप, और एक्शन भरपूर है, इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। और दुनिया भर के बाजारों से संकेत काफी बेहतर है। अमेरिकी बाजारों में हरे निशान के साथ समाप्ति होती दिखी है, डाउ में भी, और नैस्डैक तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही मजबूत होने के संकेत दे रहा है। एक्शन में भरपूर आता दिखा है, जैसा कि हमारी उम्मीद भी थी कि नैस्डैक मजबूत रहना चाहिए। इसके अलावा कच्चा तेल $75 के नीचे रुकता हुआ, थमता हुआ नजर आ रहा है, एक और अच्छा संकेत। 10 बजे गवर्नर साहब बताएंगे कि वो क्या करना चाहते हैं पॉलिसी को लेकर, इस पर रहेगी नजरें। और कल बाजार बंद होते होते जिस खबर पर मुहर लगती हुई दिखी, जिसको 2 दिनों से बाजार कश्मकश में देख रहा था, गन्ने के रस से अब आप एथेनॉल नहीं बना पाएंगे। तो शुगर कंपनियों के लिए क्या इसके मायने, ये भी आज के शो में आपको पूरा देंगे हम विश्लेषण। बिल्कुल सर, तो शुगर के लिए तो बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। और आप तो 2 दिन पहले से ही बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपको रखनी चाहिए नज़र। बलरामपुर चीनी पर मुझे याद है परसों भी शॉर्ट कॉल आया था, कल भी आया था, और स्टॉक में भी बड़ी गिरावट है, बट पूरे सेक्टर पर ही आपने कॉशन कर दिया था। तो उस पर बात करनी है सर आपके साथ। बात करनी है पूरे बाजार के मूड माहौल पर भी, पर क्योंकि आज आरबीआई पॉलिसी पर सबकी नज़र बनी हुई है, तो इस इंपॉर्टेंट मुद्दे से करते हैं शुरुआत। रेट्स तो नहीं बदलेंगे, ये तो सबको मालूम है, बट क्या कुछ आ सकता है इस पॉलिसी में, आपकी कहाँ पर नज़र है, ये जरा बताइए। दीप, सबसे पहले तो आज शुक्रवार की सुबह जो बदला है वो बता दूं। और शुक्रवार की सुबह इसलिए नहीं कि मैं भीलवाड़ा राजस्थान में और यहाँ सर्दी है इसलिए मैंने कोट पहन रखा है और जैकेट पहन रखा है, लेकिन आज जब जब भी गवर्नर साहब हमारे शुक्रवार को पॉलिसी देते तो हम उनके सम्मान में या तो सूट धारण कर लेते हैं, टाई वाई लगाते हैं। तो फिर हमने सोचा आज टाई ना लगाएं, चलिए जैकेट और शर्ट के साथ ही शो किया जाए। तो आज हमने, नहीं तो आप सोचेंगे आज तो शुक्रवार के दिन सारे लोग जनरली शर्ट में होते, तो आज ये बदलाव क्यों, तो इस बदलाव की वजह ये बड़ी है। अच्छा, रहा सवाल अब गवर्नर साहब के क्या करने का, क्या कहने का। देखो, करेंगे तो कुछ भी नहीं, ये तो बात तय है दीप कि कुछ करना नहीं चाहते, करने की जरूरत भी नहीं है। जरूरत क्या है एक्चुअली, क्या ब्याज दरें बढ़ानी तो है नहीं, और घटाने के लिए करेंगे इंतजार अभी थोड़ा और। किस चीज का इंतजार? हमारे यहाँ थोड़ी महंगाई और नीचे आ जाए, वैसे तो कंट्रोल में, काबू में, सही डायरेक्शन में जा रही है, कोई चिंता की बात नहीं। पिछले महीने के आंकड़े जो आए वो गवर्नर साहब को कंफर्ट देने वाले, कॉन्फिडेंस देने वाले, पहली चीज। दूसरी चीज, ग्रोथ मजबूत है, 7.6% मजबूत ग्रोथ के साथ आपकी महंगाई कंट्रोल में। तो फिर ऐसे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं कि आपको ब्याज दरें घटानी पड़े ताकि ग्रोथ मजबूत आए। तो ब्याज दरें घटाने के पीछे एक पर्पज ये होता है कि आप ग्रोथ को पुश करो, तो ग्रोथ भी आपकी ठीक है। महंगाई अभी तक आपको जिस लेवल पर ले जाना चाहते हैं वहां तक आई नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा आप इंतजार भी करेंगे ब्याज दरें घटाने का। सो आई थिंक पॉलिसी की दरों में तो कोई बदलाव होगा नहीं, ये हमारे इंटरनल फैक्टर है। अब आइए एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में भी क्लियर कट है कि गवर्नर साहब को तो पता है कि उन्हें क्या करना है, आरबीआई क्लियर है, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी क्लियर की क्या करना है, लेकिन कंफ्यूज है। और कंफ्यूज कौन है? फेड, अमेरिका का फेड। अमेरिका का फेड कभी बढ़ाऊं, कभी रुकूं, कभी घटाऊं, इस कंफ्यूजन में ही चल रहा है अब तक। और जब तक अमेरिकी फेड का कंफ्यूजन दीप खत्म नहीं होता ना, तब तक गवर्नर साहब कहेंगे मैं भी इंतजार करता हूं, भाई तुम लोग डिसाइड कर लो तुम्हें क्या करना है, उसके बाद हम हमारी पॉलिसी आराम से बनाएंगे। हमारे क्या है, जब रेट काटनी होगी हम तुरंत काट लेंगे, लेकिन एक बार जरा अमेरिका से क्लैरिटी आ जाए कि अमेरिका में वाकई में ब्याज दरें टॉप आउट कर चुकी है, थम गई है और घटना शुरू करिए, तो मेरे ख्याल से कट के पहले गवर्नर साहब थोड़ा ग्लोबल माहौल देखना चाहेंगे। सो वहां से ऐसी चिंता नहीं है कि अमेरिका में ब्याज दरें बहुत तेजी से और बढ़ जाएंगी, कि आधा पौन % बढ़ जाए, वो तो आपको, मुझे, किसी को लगता नहीं, गवर्नर साहब को भी नहीं लगता होगा, लेकिन घटाने के पहले ग्लोबल माहौल को देखना जरूरी है। सो मेरा ये समझना है कि गवर्नर साहब न दरें घटाएंगे, बढ़ाने का तो कोई चांस है ही नहीं, वैसे की वैसे रखेंगे। अब जब कुछ करेंगे नहीं तो कुछ कहेंगे तो सही। अब कहने के लिए क्या कह सकते हैं? मेरे ख्याल से कहने में भी गवर्नर साहब कुछ भी खराब नहीं कहेंगे, और क्यों नहीं खराब कहेंगे उसका भी मैं कारण बताता हूं। जो खराब कहना था उन्हें, वो पिछली पॉलिसी से इस पॉलिसी के बीच में कह दिया। खराब से ज्यादा मेरा मतलब चेतावनी देने वाला है। क्या कहा था? ये देखो भाइयों, आप जो ये अनसिक्योर्ड लोन ऐसे बांट रहे हैं ना, बिल्कुल रेवड़ियों की तरह, कि आओ ले जाओ लोन, जिसको चाहिए दे देना आराम से जब पैसे हों, ये तरीका ठीक नहीं है, इनको कंट्रोल करो।
आप देख रहे थे आज भी वो खबर है 50,000 से कम वाले लोन की, कि सब बैंक वैंक सब टाइट कर रहे हैं कि भाई ये अनसिक्योर्ड लोन, पर्सनल लोन ऐसे आप जो बांट रहे हो ऐप पे, ये वो जानते नहीं पहचानते नहीं, ऐसे उधार दे रहे हो। तो आज एक सिंपल सी चीज मैं आपको पूछूं, समझो आप अगर ऑफिस में कोई आपको आके ये बोले कि सर मुझे ना थोड़ी पैसे की जरूरत है, आप मुझे 20-25 हज़ार रुपये दे देंगे क्या, 2-4-6 महीने में वापस लौटा दूंगा, तो आप सोचोगे ना कि मैं उसको दूं ना दूं, जबकि वो तो आपके ऑफिस का कलीग है और आपको पता है दे पाएगा नहीं दे पाएगा, सोचोगे। यहाँ तो ऐप पे गए खटाक से पैसे मिल रहे हैं, ऐसे मतलब आराम से। सो ये जो इजी लेंडिंग हो रही है, छोटे लोन्स की 50,000 रुपए से कम की जो आराम से हर किसी को जो लोन बांटे जा रहे हैं, और लोगों को लग रहा है अच्छा जिसको मजबूरी में लेना ना, वो ब्याज देने तो देखता नहीं कि कितना ब्याज लग रहा है, वो ये भी नहीं देखता कि कितनी पेनल्टी लग रही है, बस लोन ले लेता है। तो उसको लेके जो गवर्नर साहब ने टाइट किया है, ये जो रिस्क वेटेज बढ़ाकर, तो आई थिंक जो कुछ उनको चेताना था, जो कुछ करना था, वो दोनों पॉलिसी के बीच में कर दिया। तो अब ज्यादा कुछ करेंगे नहीं। सो मेरा ये समझना है कि जो एक्शन उनको लेना था वो एक्शन ले लिया दीप। तो आई थिंक गवर्नर साहब ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। हाँ, पॉलिसी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनसे इस पे सवाल तो ढेर सारे आएंगे, आपने क्यों किया, क्या किया, कितनी चिंता है, ये वो। और अब तो बैंक्स वगैरह भी सब कह रहे हैं भाई कि ये छोटे वाले लोन्स में थोड़े टाइट रहो। सो आई थिंक गवर्नर साहब का जो इरादा है कि क्रेडिट ग्रोथ में ओवर हीटिंग नहीं होनी चाहिए, जरूरत से ज़्यादा लोन मत बांटो, वो अचीव कर रहे हैं, ही मस्ट बी हैप्पी। जिस तरह के डेवलपमेंट हुए, कल आपने देखा पेटीएम की आई थी खबर, हम नहीं बांटेंगे, है ना। उसके बाद ये शाम को और खबर आई कि कुछ जो एसोसिएशन है इनकी, उन्होंने भी कहा कि हम ये कम कर रहे हैं। बैंक्स ने भी कहा कि जिनको वो देते हैं एनबीएफसी को 50,000 से नीचे के लोन बांटने के लिए पैसे, उनको बोला कि आप कम कर दो। सो आई थिंक वो अचीव कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से गवर्नर साहब को ज़्यादा खराब बोलने की जरूरत कुछ है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी ने कड़क सवाल पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो गवर्नर साहब ये कहेंगे हाँ भाई ये जो पर्सनल लोन की ग्रोथ, अनसिक्योर्ड लोन की ग्रोथ है, वो हमारे लिए चिंता की बात है, उसको हम कम कर रहे हैं, लेकिन ये आपको हमको सबको पता है। सो आई थिंक पॉलिसी एक्शन के लिहाज से भी और वर्ड्स के लिहाज से भी दोनों तरह से न्यूट्रल होगी, ज्यादा कुछ होगा नहीं, ये मेरा मानना है जी। चलिए, तो ये बड़ी बात है। इस बार कुछ ज्यादा बड़ी कमेंट्री नहीं आ सकती। मुझे याद है सर, पिछली पॉलिसी से पहले ये जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग है उसको लेकर आपने कहा था कि बाजार में एक फोकस का इशू होने वाला है, और फिर हमने देखा पिछली पॉलिसी में गवर्नर साहब ने अनाउंसमेंट भी किया, अब उसका इंपैक्ट भी आ रहा है, पेटीएम पर भी आया है, बैंक्स और एनबीएफसी पर आ रहा है, तो इसका तो इंपैक्ट रहेगा। बाजार के लिहाज से सर समझना चाहूंगा एकदम जी सर। बाजार का मैं बताऊं, पहले आपने जो ये पॉइंट बोला, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए हमने इस पॉइंट को दो पॉलिसी से पहले ही रेज कर दिया था कि देखिए ये अनसिक्योर्ड लोन वाला मामला है ना, जो बड़ा मुश्किल होता दिख रहा है। ये क्रेडिट ग्रोथ सबको चाहिए, लेकिन किस कॉस्ट पर? क्या आप क्रेडिट रिस्क की कॉस्ट पर ग्रोथ चाहते हैं? जवाब होगा ना। सो आई थिंक पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड्स, अनसिक्योर्ड लोन्स, इनकी जो ग्रोथ हुई है, इसके बारे में हमने दो पॉलिसी से पहले ही चेता दिया था। अब कब आरबीआई का एक्शन होगा ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन ये अंदाजा लग रहा था, और आई थिंक इसका इंपैक्ट आएगा दीप। तो ये जो क्रेडिट ग्रोथ इतनी है ना 20, 25, 30% की है, ये रीजनेबल होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात जो सबसे बढ़िया क्या है इकोनॉमी के लिए, बैंक्स के लिए, आरबीआई के लिए, आपके हमारे सबके लिए, वो ये कि जो भी हम लोन लें, लोन प्रोडक्टिव काम के लिए होना चाहिए। आप समझ रहे हो? जैसे मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं, मुझे वर्किंग कैपिटल लोन चाहिए, अच्छी बात है, मैं उससे बिजनेस चलाऊंगा, बिजनेस संभालूंगा, बढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं कोई प्लांट लगा रहा हूं, मैं कोई प्रोडक्टिव काम कर रहा हूं। अब मैं बोलूँ नहीं जी मैं तो है ना, मुझे फॉरेन घूमने जाना है, इसके लिए मुझे लोन चाहिए। मैं तो है ना वो लेटेस्ट आईफोन 15 लूंगा, उसके लिए लोन चाहिए। ये अनप्रोडक्टिव लोन है ना। सो अनप्रोडक्टिव लोन पे ज्यादा ग्रोथ आना किसी के लिए फायदे की बात नहीं। हाँ, उनके लिए हो सकती है जो फोन बना रहे हैं, या उनके लिए हो सकती है जो विदेश में घुमा रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब ये कि उस लोन से आप कुछ इनकम जनरेट नहीं कर रहे हैं अपने खुद के लिए, जो लोन ले रहा है। सो आई थिंक उस पर जो आरबीआई ने एक्शन लिया वो मेरे ख्याल से काफी बढ़िया है, ये ठीक है। हाँ, अब आप कुछ सवाल पूछ रहे थे जी दीप। नहीं सर, मैं उसी लिहाज से पूछ रहा था कि अगर पॉलिसी भी न्यूट्रल रहेगी, और ऑलरेडी आप कह रहे हैं कि इस पर आरबीआई का एक एक्शन आ चुका है, कमेंट्री भी अगर न्यूट्रल रहती है, तो फिर बाजार इसे कैसे लेने वाला है और बाजार पर कहां नजर है? क्योंकि ये हफ्ता रिकॉर्ड तेजी वाला रहा है, 2 दिन एक्सपायरी की वजह से थोड़ा कंसोलिडेट हुए हैं, अब वापस एक्शन में आएंगे? मेरे ख्याल से तो बाजार में कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है।
अगर फैक्टर सारे देखें तो एक ही नेगेटिव फैक्टर है, उसको मैं थोड़ा आगे में डिस्कस करूंगा। लेकिन जहां तक पॉलिसी के इम्पैक्ट का सवाल है, मुझे लगता है कि पॉलिसी में कमेंट्री सुननी होगी। वैसे मुझे उम्मीद कम है कि कुछ खराब बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने थोड़ा चेता दिया था अब, और उस पर अच्छा सबसे बड़ी बात है क्या कि आप चेतावनी दो और उस पर तुरंत एक्शन हो जाए। ये भी तो बड़ी बात है ना दीप आपस में। नहीं तो क्या होता है कि गवर्नर साहब बोले और बैंक बोले ठीक है ना यार, बोला होगा, क्या फर्क पड़ता है, बाद में देखेंगे। इस बार गवर्नर साहब ने बोला नहीं, सीधा एक्शन ले लिया, लो मैं बढ़ा देता हूँ रिस्क वेटेज। सो आई थिंक एक प्री पॉलिसी और पोस्ट पॉलिसी बाजार को दो हिस्सों में आपको बांटना चाहिए। प्री पॉलिसी पॉजिटिव रहेंगे लेकिन सीमित दायरे में। पोस्ट पॉलिसी आप और मैं बताएंगे हमारे सारे दर्शकों को 10 बजे, और बताने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल भी होगा। कौन कौन होगा जरा आप बता दीजिए। आज 10 बजे हमारी पॉलिसी में क्या बड़ा पैनल है, बट अदरवाइज प्री और पोस्ट पॉलिसी, प्री पॉलिसी बाजार मजबूत रहेंगे, अच्छे रहेंगे, लेकिन छोटे दायरे में। पोस्ट पॉलिसी 10 बजे हम बता देंगे। एब्सोल्युटली सर, और दमदार पैनल। अनिल जी तो हैं ही हमारे साथ, अजय बग्गा साहब होंगे, अतुल जोशी साहब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, हिमांग जानी साहब बाजार का नजरिया हमारे साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा गुरमीत चड्डा साहब भी होंगे बाजार का व्यू देने के लिए। बैंकर्स की तरफ से सुनील मेहता साहब, जो कि आईबी इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो पॉलिसी का तो पूरा विश्लेषण होगा, और आपके जो हमारे रोज के चहेते एक्सपर्ट्स हैं वो तो हमारे साथ होंगे ही बाजार पर इंपॉर्टेंट लेवल्स और स्टॉक्स के बारे में बात करने के लिए। तो पूरा दमदार पैनल है, पूरा विश्लेषण 9:45 बजे से सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस पर आपको दिखेगा। अच्छा सर, और भी एक दो चीजें हैं। ग्लोबल मार्केट्स कल हल्का रिबाउंड आपको आते हुए दिखाया। आईटी शेयर्स का दमदार एक्शन था। आज यूएस में जॉब्स डेटा आने वाला है, उनकी पॉलिसी से पहले आखिरी एक इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा, वहां से क्या कुछ समझना चाहिए सर? दीप देखिए, ग्लोबल मार्केट्स में कोई समस्या नहीं। 3 दिन से डाउ लाल निशान में बंद हो रहा था, लेकिन 3 दिन मिला के कितना बंद हुआ, मुश्किल से 150-200 पॉइंट, ठीक है ना। और कल बढ़ा है 70-80 पॉइंट, तो कोई ठीक है। मेरी नज़र दूसरी तरफ है, डाउ से हटके। मुझे आजकल है ना नैस्डैक बड़ा पसंद आ रहा है। 200 पॉइंट नैस्डैक में बढ़िया तेजी होती है, देखिए। और मैं इसलिए कह रहा हूँ दीप कि आपको याद होगा हम बात भी कर रहे थे कि डाउ तो मजबूत हो गए, डाउ के मुकाबले में नैस्डैक ज्यादा भागेगा, और नैस्डैक भागने से मेरे को आईटी अच्छे लग रहे हैं, और आईटी के लिए अच्छा एक संकेत है। इनडायरेक्ट कोरिलेशन आप एक तरह से कह सकते हैं। तो आईटी सेक्टर थोड़ा बेहतर रह सकता है, जिस तरह से अच्छी 200 पॉइंट की तेजी नैस्डैक में हुई, बट ओवरऑल ठीक है। अमेरिकी बाजारों से कोई खास संकेत खराबी के तो वैसे भी नहीं आ रहे। इससे अच्छी माने कच्चा तेल $74-75 परफेक्ट है। बॉन्ड यील्ड 4.1 4.2 की रेंज में परफेक्ट है। डॉलर इंडेक्स जस का तस है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, 104 के आसपास है। तो और अमेरिका थोड़ा मजबूत है। डाउ फ्यूचर्स आपके एकदम सपाट से हैं। सो ग्लोबल परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जिन संकेतों के बीच में हम ट्रेड कर रहे हैं ना दीप, तो ग्लोबल संकेत डाउ 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे बंद हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रूड $1-2 ऊपर नीचे बंद हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉन्ड 10-20 बेसिस पॉइंट ऊपर नीचे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो हमें ये वाले संकेत चलेंगे। अब इन संकेतों के दम पर हमें फोकस सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने संकेतों पे करना है, दैट्स इट। तो चलिए, हमारे अपने संकेतों पर आपको फोकस करना चाहिए। सर, आज का सेटअप और स्ट्रैटेजी समझें, यहाँ पर भी आपका व्यू लेना है। उससे पहले एक बार जो कल जाते जाते बड़ी खबर आई है बाजार में, 3.20-3.25 के आसपास आई थी, शुगर केन जूस से अब सरकार ने कहा है आप एथेनॉल नहीं बना सकते। 2 दिन पहले से आप कह रहे हैं कि सरकार की एथेनॉल सोर्सिंग में बदलाव के संकेत आ रहे हैं, और उसके बाद कल ये खबर भी आती हुई दिखी। कितनी इंपॉर्टेंट है? और शुगर पर तो आपने ऑलरेडी कॉशन दे दिया था, अब वहां पर क्या है और इंपैक्ट आ सकता है सर? बिल्कुल दीप, कल हमारा स्टॉक ऑफ द डे सेल साइड पर बलरामपुर शुगर ही था, और आज भी तो बलरामपुर चीनी मुझे लगता है आज भी गिरने चाहिए। देखिए क्या बदला है वो समझना जरूरी है। पहली चीज है कि जितना शुगर कंपनियां इथेनॉल बना रही थी शुगर केन जूस और सिरप से, 50% इनसे बन रहा था और 50% बना रहे थे मोलिसिस से। तो मोलिसिस से जो भी बन रहा है एथेनॉल वो तो बिकता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 50% जो कैपेसिटी शुगर केन जूस की थी वो अब आपको उसके बजाय बनानी पड़ेगी शुगर, ठीक है। अब न्यूट्रल साइड पे क्या देखा जाए, ठीक है कोई बात नहीं, इथेनॉल नहीं बना रहे तो क्या हुआ, शुगर तो बना के बेचेंगे, और शुगर के दाम और इथेनॉल के दाम में जो पहले फर्क चलता था वो लगभग कम होने आया। सो इस लिहाज से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं। लेकिन नेगेटिव क्या है, 2-3 चीज़ें बड़ी नेगेटिव है जो समझनी चाहिए। पहला नेगेटिव ये कि सरकार चाहती है कि शुगर की सप्लाई बढ़े, और किसी भी हिसाब से शुगर के दाम बढ़े ना, कम से कम चुनावों के पहले, ठीक है। ऐसे में ये बात पक्की है कि आपके लिए शुगर की सप्लाई बढ़ेगी,
बढ़ेगी, शुगर का प्रोडक्शन बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, और ऐसे में शुगर के दाम घटेंगे, 100% घटेंगे। अब वो 1 रुपया किलो घटता है, 2 रुपया किलो घटता है, 3 रुपया किलो घटता है, वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट बताएंगे, लेकिन घटेंगे पक्का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो पहला नुकसान शुगर के दाम घटने का। दूसरा नुकसान जो है क्या होता है, जब आप इथेनॉल बना के बेचते हैं ना दीप, तो आपको तुरंत ऐसे पैसे मिलते हैं। किससे? तेल कंपनियों से। आप इथेनॉल तेल कंपनियों को बेचते हैं, राइट। जैसे आपने इथेनॉल बना के बेचा, आपको तेल कंपनियों से पैसे आ गए और आपका कैश फ्लो मजबूत रहता है, तुरंत तुरंत पैसा आता रहता है रोटेशन में। अब क्या होगा, आपको शुगर बनानी है, शुगर बना के होल्ड करना है। हर महीने सरकार जब भी जो भी पीरियड पे सरकार कोटा रिलीज करती है, तो जब तक वो कोटा रिलीज नहीं करती है तब तक आपने तो शुगर बना के रखी हुई है, गोडाउन में पड़ी है, आपके तो पैसे अटक गए ना, करेक्ट। और आपको किसानों को भी देने होते हैं। सो आई थिंक वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाएगी। अब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ने में क्या होता है, फिर क्या होता है, जो बैंक या जो भी इंस्टीट्यूशन इन्हें उधार दे रही है वो अपनी ब्याज दरें बढ़ाएंगे। भाई तुम जो पहले कमा रहे थे, तुम्हारी तो स्टोरी पूरी इथेनॉल की थी, शुगर में तो वैसे ही ज़्यादा पैसा नहीं बनाते थे, इथेनॉल में बना रहे थे, तो अब तुम्हारी स्टोरी पे थोड़ा ब्रेक लग रहा है, मैं अपनी ब्याज दरें 1 या 2% बढ़ाऊंगा, तो इनकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग बढ़ जाएगी। चौथी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दीप, वो ये कि इंडस्ट्री ने 30 से 40 हज़ार करोड़ रुपए पिछले कुछ सालों में इथेनॉल बनाने की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हिसाब से डाले हैं। ये यार बड़ा मामला है, ये तो ग्रीन फ्यूल में जा रहे हैं और इथेनॉल बहुत लगेगा और डिमांड भी है। हम 10% पहुँचे, हम अगले साल तक 15% और इवेंचुअली 20% ब्लेंडिंग पे पहुँचना है, राइट। सो ये ब्लेंडिंग 20% ले जाने के लिए इथेनॉल तो बहुत लगेगा। सो इस चक्कर में इन्होंने एक्सपेंशन तो बहुत भारी भरकम कर दिया। एक भी शुगर कंपनी को पूछो कि एक्सपेंशन क्या आपने शुगर की रिक्वायरमेंट को, डिमांड को देख के किया, जवाब होगा ना, हमने सिर्फ इथेनॉल की डिमांड को देख के किया। तो इस पूरे सेक्टर की हो गई है डी रेटिंग। अब आके शुगर कंपनियां शॉर्ट टर्म में भले ही बोले कि नहीं नहीं जी ठीक है, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, हम शुगर बना के बेच देंगे, 2-4 रुपए का होगा तो हो जाए। बट मैं बताऊं, ये इंडस्ट्री के लिए मैं चुनाव तक तो शुगर शेयर खरीदूंगा ही नहीं। अब ये बहुत क्लियर कट है। 2024 का इलेक्शन जब तक नहीं निकले तब तक तो हाथ ही नहीं लगाना है। अब कितना गिरता है, नहीं गिरता है, कितना इंपैक्ट होता है, ये कंपनियां खुद आके बता सकती कि उन पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये बड़ा इंपैक्टफुल है। और मैं आज वैसे तो सोच रहा था कि स्टॉक ऑफ द डे फिर से बलरामपुर चीनी दूं, लेकिन क्योंकि कल 3:20-25 पे आई, स्टॉक थोड़ा घट के भी बंद हुआ। लेकिन मेरा ये समझना है कि अगर ये खबर ठीक है और जो मैं इंपैक्ट समझ रहा हूँ वैसा होना है, तो इवेंचुअली ये 350, 360, 70 तक आराम से घटते घटते आ जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सो आई थिंक पहली चीज लेना नहीं है आपको शुगर शेयर। दूसरी चीज इंपैक्ट समझना है। हम कोशिश करेंगे आपको इंडस्ट्री की वॉइसेस लाकर समझाने की, लेकिन ओवरऑल इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर के लिहाज से, और लंबे समय बाद भी एक और चीज है, पॉलिसी इंटरवेंशन हुआ है सरकार की तरफ से, तो ये सेक्टर के लिए नेगेटिव तो है। मुश्किल में तो आएगी शुगर कंपनियां, इसमें कोई डाउट नहीं। बिल्कुल सर, और मुझे याद है परसों से ही आपने इस पर चेतावनी देनी शुरू कर दी थी। परसों के क्लोजिंग शो से इस पर बात भी चल रही है और तब से अब तक करीब 15% हमने ये स्टॉक गिरते हुए भी देखा है। तो बलरामपुर चीनी और बाकी शुगर सेक्टर्स में आज भी इम्पैक्ट आपको आते हुए दिख सकता है। आइए सर, फिर यहाँ पर तो नजर रहेगी, कुछ और स्टॉक्स पर भी आपकी बात करनी है। उससे पहले आज की स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं। कोई खास बातें आज के लिए सर? पहले तो संकेत बता दूं, ग्लोबल तो पॉजिटिव साइड पे रखे मैंने, एफआईएस के जरूर नेगेटिव है, बड़े दिनों बाद आज नेगेटिव संकेत लिख रहा हूं, समझाऊंगा आपको विस्तार में आगे या जब भी आप कहेंगे। डीआईएस के संकेत न्यूट्रल है, एफएनओ संकेत न्यूट्रल है, सेंटीमेंट और ट्रेंड आपका मेरा सबका पॉजिटिव है, कोई डाउट ही नहीं है। अब आइए आज की स्टडी। कच्चा तेल, बॉन्ड यील्ड और अमेरिकी बाजार मेरे लिए स्टेबल से थोड़े मजबूत बेहतर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। एफआईएस की कैश और वायदा कारोबार में बिकवाली आई है, थोड़ी सी हल्की मुनाफा वसूली है। मैं सोचा बता ही देता हूँ, 2 बार एफआईएस का नाम आ गया, एफआईएस भी बुरा ना मान जाए कि हमारा नाम आता है तो आप चीज डिस्कस नहीं करते हो। तो चलिए लंबे समय बाद कल एफआईएस की तरफ से फिर से 1565 करोड़ की कैश मार्केट में बिकवाली आई है दीप, और साथ साथ में स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी अगर आप देखें तो स्टॉक फ्यूचर्स में भी थोड़ी बिकवाली की, करीबन 2330 करोड़ के। अब ढेर सारी ब्लॉक डील्स हो रही, तो इसलिए कैश में यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कितना इंपैक्ट ब्लॉक डील्स का है, कितना एक्चुअल सेलिंग है, लेकिन नंदलेस सेलिंग तो है। इंडेक्स के जरूर 600 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदें छोटी मोटी, तो थोड़ा एफआईएस की तरफ से हाथ रोकने के संकेत आए। मैं ये नहीं कह रहा कि बड़ी बिकवाली पहले ही दिन हुआ है, तो बहुत ज्यादा ऐसी चिंता की बात तो नहीं है, लेकिन एक चीज दिख रही थी कि 21,000 और 47,000 के आसपास थोड़ा एफआईएस रुक रहे हैं कि ठीक है यार बहुत भाग गया, बहुत ठीक है, अब हमको कूद कूद के नहीं लेना है, आराम से लेना है, लेंगे तो अपने भाव से लेंगे, अपनी पसंद का स्टॉक लेंगे। तो वो हो रहा था ना 1500, 2000, 2500, 3000 करोड़ की डिलीवरी एक एक दिन में एचडीएफसी आईसीसी बैंक में उठ जाए, और 2-2, 3-3 दिन में भारी भरकम जो डिलीवरी है वो पेट भर गया, एक तरह से ये कह सकते हैं। अब मतलब क्या है, होता है ना कि आपको अगर सब खाना वाना खिला दिया,
पेट भर गया और उसके बाद बोले कि थोड़ा और ले लो, आप क्या बोलेंगे दीप? नहीं भाई पेट भरा। लेकिन अगर आपकी पसंद की डिश कोई आ जाए, ऐसा आ जाए कि भाई गुलाब जामुन आ जाए, ऊपर वनीला आइसक्रीम, तो फिर बोले हाँ इसके लिए मैं थोड़ा और खा सकूंगा। तो अगर एफआईएस को कुछ ऐसी एग्रेसिव बाइंग वो अब इस लेवल पे आने के बाद तब करेंगे जब कुछ बहुत अच्छा नजर आए, नहीं तो आराम से धीरे धीरे अपने हिसाब से लेंगे, लेवल से लेंगे। जितना एकदम भरपेट जल्दी जल्दी खाना था वो खा चुके हैं। सो आई थिंक थोड़ा सा धीमापन का संकेत है, 1-2 दिन देखते जी। चलिए, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। एफआईएस की तरफ से थोड़ी धीमेपन के संकेत आते हुए दिख रहे हैं, बट अदरवाइज कोई परेशानी नहीं है। और कुछ खास सर आज के लिए? आज के लिए खास में तो देखो दीप, ये एक ही चीज है कि अपनी स्ट्रेटेजी क्लियर है। सपोर्ट लेवल के आसपास बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी है, प्री पॉलिसी भी और पोस्ट पॉलिसी भी। पॉलिसी के बाद देख लेंगे अगर कुछ ऊपर नीचे होना है, वैसे तो होना नहीं है, मुझे लगता तो नहीं है। अगर कुछ होना है तो आप में यहीं पे है, या तो ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा, जो भी देगा यहाँ पता चलेगा, अपन बात कर लेंगे, ठीक है। ब्याज दरें नहीं बदलेगी ये, और आरबीआई का रुख भी नहीं बदलेगा, ये मेरा मानना है। बदलेगा तो पता चलेगा। बाकी रहा सवाल एक स्टैंडर्ड जो कई लोग जानते हैं, अब जैसे एफआईआई ने बेचना शुरू किया तो क्या नीचे गिरेगा क्या। 20,650 जब तक निफ्टी नहीं तोड़ता तब तक टेंशन फ्री रहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स आजकल वाले जो हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, पोजिशनल ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स के लिए आजकल सुबह शाम करने वाले जो ट्रेडर है ना, उनके लिए 20,650 के नीचे बंद होना खराब है। बैंक निफ्टी 45,400 के नीचे बंद होगा तो पहला संकेत हल्की फुल्की कमजोरी का, या यूं कहे कि शॉर्ट टर्म टॉप बनाने का संकेत देगा कि 47,250 पे आपने टॉप बना दिया, या 20,960 पे आपने टॉप बना दिया। इसके संकेत 300 पॉइंट नीचे आपको मिलेंगे, ये ध्यान में रखिएगा निफ्टी पर। और 47,200 पर आपने टॉप बना दिया, उसके संकेत आपको मिलेंगे करीबन 800 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी पर। ये आपके लिए आज की स्ट्रेटेजी। अब आइए कुछ बड़े लेवल्स आपको दे दूं। 20,800 20,850 आज के लिए पहला सपोर्ट जोन है, यही आसानी से टूटेगा नहीं। कल भी हमने यही कहा था 20,850 आपका स्टॉप लॉस भी होना चाहिए, वहीं पर आपको खरीदारी भी करनी चाहिए। आप देखिए कल एग्जैक्टली 20,850 का लो बनाया निफ्टी ने, बहुत बढ़िया। कल निफ्टी ने भी बैंक निफ्टी की तरह एकदम ओबीडियंट स्टूडेंट की तरह काम किया। आज भी इस रेंज में आने पर खरीदारी शुरू कीजिए। और जो नीचे की रेंज है 20,675 20,725, इसमें तो किसी का इन्विटेशन मिले ही ना। जितना दिल करे इतनी मर्जी करे, और जिस भी आपको ये लगा अरे मैं तो मिस कर गया था, ले ही नहीं पाया, तो मेरे को तो लेना ही था 20,700 में, मुझे पता था 21,000 होने वाला, लेकिन मैं देखते रह गया, तो यहाँ पे आने पर जरूर खरीद लीजिए, शॉर्ट भी काट लीजिए। ऊपर 20,940 21,000 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज पार करके निकले 21,000 के ऊपर, तो ब्लू स्काई जोन है, ट्रेल करते रहिए अपनी लॉन्ग पोजीशन को स्टॉप लॉस के साथ। बैंक निफ्टी 46,500 46,650 कल की सपोर्ट रेंज, आज भी सपोर्ट है। कल भी एग्जैक्टली आपने देखा दीप 46,500 से ही घुमा है, आज भी यही रहेगा। इसके ठीक नीचे 46,225 46,425 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। और क्यों है वो भी बता दूं, 46,225 के आसपास का 46,210 के आसपास का पुराना लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग था। 46,375 के आसपास का पुराना लाइफ टाइम हाई था 46,370, और इस रनअप में आपने 46,431 के आसपास एक अच्छा बेस बनाया है। तो उस लिहाज से 46,225 46,425 आपके लिए स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। यहां पे शॉर्ट भी काटना है, लॉन्ग भी करना है, पक्का याद रखना, बिल्कुल भी डरना मत। ऊपर 46,925 47,000 हल्की फुल्की रुकावट की जगह पार करके निकले तो 47,250 आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग जोन है। और आपको पता ही है, 2 दिन से बता ही रहा हूं, 47,300 पार करेगा तो होगा आपके लिए ब्लू स्काई जोन, उस पर रखिएगा नजर। डन सर। चलिए, तो अंडरस्टैंडेबल कि ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट बड़े लेवल्स। पुट कॉल रेशियो कल थोड़ा बढ़ गया सर, एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन भी थोड़ी बढ़ रही है, क्या करना है? हाँ, एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन बढ़ना थोड़ा मतलब संकेत अच्छा तो नहीं, खरीदेंगे तो बढ़ेगी, अब क्या करेंगे। कल भी 600 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं, तो बढ़ तो रहे, तो अब वो 11-12 15-20% वाला क्वेश्चन तो रहा नहीं। लेकिन आप दोनों चीजें नहीं हो सकती ना। अब 15% एफआईएस लॉन्ग हो और 19,000 की निफ्टी हो, वो ज्यादा पसंद है, या 55% लॉन्ग और 21,000 की निफ्टी हो? आस्क योरसेल्फ, यू विल गेट द आंसर। तो दोनों चीजें मतलब क्या कहते हैं ना दीप, वो अच्छा समय और अच्छे भाव दोनों एक साथ कैसे आएंगे। अगर भाव अच्छे तो इसका मतलब देख लो मूड माहौल खराब है, अच्छे से मतलब नीचे के भाव, और भाव ऊपर है तो मूड माहौल अच्छे ही। तो एफआईएस के भी नंबर्स के साथ ही आपको मान के चलना पड़ेगा कि ऐसा हो नहीं सकता कि मार्केट लाइफ टाइम पे और एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन 20% पे हो तो लाइफ हाई पहुंचेगा भी नहीं। तो ठीक है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉप लॉस इंट्राडे कल 20,850 रखा था, आज थोड़ा सा 50 पॉइंट के नीचे ले रहा हूं पॉलिसी की वजह से। 20,800 इंट्राडे, क्लोजिंग वही रखेंगे हम 20,675 650 जो भी रख लें, कोई दिक्कत नहीं। ये आपके लिए क्लोजिंग स्टॉप लॉस है।
बैंक निफ्टी का इंट्राडे कल वाले ही रखेंगे 46,650, कल इंट्राडे ट्रिगर होके आया था। मैं चाहता तो आज इंट्राडे 46,500 भी रख सकता था, लेकिन मुझे रखना नहीं। आज बैंक निफ्टी के स्टॉप लॉस मैंने थोड़े डीप टाइट दिए, छोटे दिए। 46,650 इंट्राडे, 46,400 क्लोजिंग आपका लॉन्ग साइड पर। अब शॉर्ट साइड पे आपका स्टॉप लॉस है निफ्टी में इंट्राडे 21,025 और बैंक निफ्टी पर 47,050। मैं चाहता था 47,250 भी रख सकता था, लेकिन मुझे दूर का रखना ही नहीं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में इंट्राडे और क्लोजिंग स्टॉप लॉस छोटे हैं, लॉन्ग साइड पे हल्के से नीचे की तरफ। जी दीप। गॉट इट। नई पोजीशंस पर आते हैं सर, क्या करना है आज? खरीदना है निफ्टी, और खरीदने के लिए बढ़िया रेंज 20,700 20,850, दो टुकड़ों में खरीदना है। एक 20,700 पे लेंगे, दूसरा 20,850 पे। क्लियर है? तीन में लेना है 20,700 800 850। कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेना ही है इन दो। एग्रेसिव ट्रेडर है, पहला 20,850 पे एंट्री मार दो। ठीक है, ये आपको खरीदना है। स्टॉप लॉस होगा आपका 20,650 का। क्लियर है? 20,900 935 और 960, ये तीन तो विजिबल टारगेट है आपके। उसके ऊपर लाइफ हाई हो जाएगा 20,990 और 21,000 के ऊपर तो आपको पता है ब्लू स्काई जोन है, ट्रेल करते चले लोगों को। क्लियर है? जो लोग बेचना चाहते हैं जरूर शौक फरमाएं बेचने का। एग्रेसिव ट्रेडर्स के तौर पर 21,000 के आसपास, देखो मैं आसपास बोल रहा हूं। अब यहां पे ना आपको दिमाग लगाना है। मैं 20,960 पे बेच दूं पुराने लाइफ हाई के आसपास, 975 990 पे बेचूं या 21,025 पे बेचूं, ये डिसीजन उस वक्त स्क्रीन देख के आपको लेना है। 5-25 पॉइंट की गारंटी मैं नहीं लेता। मुझे लगता है 21,000 के आसपास बेचना चाहिए। एग्रेसिव 20,975 पे ही बेच दिया, आपको लगता है डाउ फ्यूचर 100-150 ऊपर हो गया और पॉलिसी में ठीक ठाक है तो मैं रुक भी जाऊंगा। कुछ भी करो, कहीं भी बेचो, लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखना कि आपका स्टॉप लॉस 21,050 का लगा लेना है अगर आप शॉर्ट करते हैं 50 पॉइंट ऊपर। ठीक है? टारगेट 20,965 935 और 20,903 विजिबल टारगेट है। 850 800 और 700 तक के बड़े टारगेट के लिए बिकवाली करनी है आपको निफ्टी में। बैंक निफ्टी लेना है, और लेने के लिए वही कल वाली मेरी फेवरेट जगह आज भी वही है। 20,650 पे पहली एंट्री, 20,500 पे दूसरी एंट्री, और तीन करनी तो 20,450 पे तीसरी, नहीं तो दो एंट्री से आपका काम चल जाएगा। स्टॉप लॉस होगा आपका 20,350 का। ओ सॉरी 46,000, सॉरी 46,450 46,650। 46,650 पे पहली एंट्री, 46,500 पे दूसरी एंट्री, 46,350 का आपका स्टॉप लॉस है। टारगेट जो बनेंगे दीप 46,750 825 925, तीन छोटे टारगेट। 975 मीडियम टारगेट, 47,200 47,250 फाइनल टारगेट, जिसके लिए करनी है आपको खरीदारी। एग्रेसिव ट्रेडर्स बैंक निफ्टी बेचना चाहते हैं तो जरूर बेचें 47,000 47,200 की रेंज में। मैं तो ये कहूंगा कि जितना 47,200 के नजदीक बेचेंगे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल होगा। लेकिन अगर आपको बहुत ही मनी है, मेरे से तो बेचे बगैर रहा नहीं जाता और 47,000 पे मैं लेना चाहता हूँ, लीजिए एक ट्रेड वहां लीजिए, एक ही कंडीशन पर कि आपकी ताकत 47,200 पर और बेचने की होनी चाहिए। 200-250 पॉइंट तो ही बेचना, नहीं तो इंतजार करना। हुआ तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। क्योंकि आज चूंकि पॉलिसी का दिन है, बैंक निफ्टी किसी भी तरफ बड़ा मुंह दे सकता है, हल्का भी है, पोजीशन कम है, सो भागने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए बैंक निफ्टी में ट्रेड लेने के लिए कोई हड़बड़ी जल्दबाजी ना करें, आराम से मूड माहौल देख के करिए। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होगा 47,300 का, लगाना ही ध्यान में रखिए। और टारगेट जो बनेंगे 46,925 46,850 46,750 650 500 46,425 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवा। गॉट इट सर। चलिए, ये आपके लिए सारे बड़े टारगेट्स और आज की पूरी स्ट्रेटजी भी। बैन लिस्ट बढ़ गई है, जैसा कल हम आपको बता भी रहे थे। बलरामपुर चीनी और नैल्को दोनों की वायदा कारोबार के बैन में एंट्री हो चुकी है। सेल, डेल्टा, इंडिया सीमेंट्स, इंडिया वुल्स हाउसिंग और जी एंटरटेनमेंट ऑलरेडी बैन में है। तो 7 स्टॉक्स आज वायदा कारोबार के बैन में रहेंगे, इस पर रखिए नजर। कोई इंपॉर्टेंट लेवल सर बाजार के लिए वायदा कारोबार के लिहाज से? ना ठीक है, डन, डिस्कस एवरीथिंग, डन। आइए फिर अब चर्चा करते हैं आज कौन से स्टॉक्स पर एक्शन रहेगा। शुगर सेक्टर पर तो ऑलरेडी कॉशन बना हुआ है, बट अनिल जी के नजर पर आज के लिए कौन से स्टॉक्स हैं? स्टॉक ऑफ द डे। बताएं सर। आज दो स्टॉक है दीप, दोनों ही कैश मार्केट के स्टॉक हैं। आज बलरामपुर चीनी में सोच रहा था कैश शॉर्ट करने का, लेकिन चूंकि कल 3:25 पे रिपोर्ट आई है और एक बार जरा समझना है इंडस्ट्री से कि इम्पैक्ट वाकई में कितना है। उसके बाद देखेंगे। शुगर शेयर पर बेरिश तो है व्यू, लेकिन पहला कैश मार्केट का स्टॉक है ऑर्किड फार्मा। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है 555 के स्टॉप लॉस के साथ
575, 595 और 610 तीन टारगेट के लिए ऑर्किड फार्मा में खरीदारी करें। वंस अपॉन अ टाइम बहुत ही बढ़िया कंपनी हुआ करती थी, उसके बाद मुश्किलों में आ गई, एनसीएलटी में चली गई, चेंज ऑफ मैनेजमेंट हुआ, बढ़िया टर्न अराउंड स्टोरी दिखी है ये दूसरी एक दमदार टर्न अराउंड स्टोरी है। एक मैं तिलक नगर का कई बार जिक्र कर चुका हूँ, वो बहुत बढ़िया स्टोरी बनी। ये भी एक अच्छी टर्न अराउंड स्टोरी है। धानुका ग्रुप का नया मैनेजमेंट आने के बाद में कंपनी अच्छे परफॉर्मेंस है, अगले 2-3 साल कंपनी की बढ़िया परफॉर्मेंस आ सकती है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आउटलुक है। इसको देखते हुए मुझे लगता है यहाँ खरीदारी करने की राय होगी। दूसरा स्टॉक है IRB इंफ्रा, जो हमारी लिस्ट में पहले भी रहा हुआ है रिकमेंडेशन के तौर पर। आज भी यहाँ पर कुछ अच्छी खबरें आती हुई, कुछ अच्छी रिपोर्ट्स भी आई हैं, और साथ ही जो टोल कलेक्शन के आंकड़े हैं वो मजबूत आ रहे हैं साल दर साल। 36.75 रुपये ये स्टॉप लॉस होगा। 40 रुपये पहला टारगेट होगा, 41.50 रुपये दूसरा, 42 रुपये तीसरा टारगेट होगा। और आज एक रिपोर्ट भी मैं पढ़ा था वेंचुरा की तरफ से, पहले उनके 75-76 के टारगेट थे, बढ़ाकर 90 रुपये के ऊपर के टारगेट उन्होंने कर दिए। तो मुझे लगता है कि स्टॉक मजबूती के ट्रेंड में है। ये पिछले 2-3 सेशन से लगातार सुमित जी के रडार पर भी रहा है, उन्होंने भी खरीदारी की राय दी। तो मुझे लगता है कैश मार्केट के ये 2 स्टॉक हैं जो आज कमाल करने को तैयार है। बिल्कुल, तो चलिए ये आपके लिए 2 कैश स्टॉक्स जहां पर आज रखनी है नजर, IRB इंफ्रा और साथ ही ऑर्किड फार्मा, यहां पर एक्शन दिखेगा। और भी स्टॉक्स पर करेंगे चर्चा, हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ रहे हैं। बस आइए तब तक टीम से भी बात करें आज की खबरों वाले शेयर्स और साथ ही सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर भी। नुपुर, अरमान और आशीष स्टूडियो में हमारे साथ हैं तैयार। नुपुर, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स और खबरें आज की। गुड मॉर्निंग। आरबीआई की पॉलिसी तो है ही, साथ ही साथ सेबी चेयरपर्सन भी आज CII ग्लोबल इकोनॉमिक इवेंट में बातचीत करेगी और 11 बजे मीडिया कॉन्फ्रेंस भी है, तो वहाँ पे नज़र रहने वाली, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे रहेगी नज़र। आज शाम को कैबिनेट की मीटिंग है, तो उस पर भी आपको फोकस करके चलना है, इसके आउटकम पर भी होने वाला है फोकस। अदानी ग्रीन सोल्यूशन डायरेक्टर्स की बोर्ड मीटिंग होने वाली है, हालांकि एजेंडा नहीं पता है, लेकिन फिर भी इसके आउटकम पर रहेगी नजर। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जहां पे बोर्ड बैठक में कंपनी से जुड़े जनरल मैटर्स पर आज विचार होने वाला है, तो इसके आउटकम पर भी रखनी होगी नजर। बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड बैठक में QIP के इशू प्राइस पर फाइनल अनाउंसमेंट आज आती हुई आपको नजर आएगी, तो बैंक ऑफ इंडिया भी फोकस में रहेगा। DCB बैंक, जहाँ पे बोर्ड बैठक में जो $1 करोड़ के फंड इन्वेस्टमेंट को लेकर यहाँ पे चर्चा होने वाली है, प्रपोजल होने वाला है, उस पर भी, उसके आउटकम पर भी रखना पड़ेगा फोकस। शॉर्ट टर्म ASM में अदानी ग्रीन सोल्यूशन, अदानी ग्रीन एनर्जी, NDTV, TV18 ब्रॉडकास्ट आज से शामिल हो जाएंगे। और ग्लोबल से देखें तो जॉब्स डेटा आज USA का नवंबर के महीने का आता हुआ दिखेगा, तो यहाँ पर भी रहने वाली है नजर। OFS अपडेट है इरकन इंटरनेशनल का, जहाँ पे OFS में नॉन रिटेल का हिस्सा अगर आप देखें तो 4.6 टाइम्स बढ़ते हुए दिखा है। आज से रिटेल निवेशकों के लिए ये ओपन होता हुआ दिखेगा। खबरों में सबसे पहले जोमैटो, जहाँ पे आज एक ब्लॉक डील संभव है। सॉफ्टबैंक SVF ग्रोथ करीबन 1% हिस्सेदारी बेच सकते हैं। 9.35 करोड़ शेयर्स इसमें दिए जा सकते हैं। जो साइज होगी वो 1125 करोड़ के आसपास की होगी और 120 के भाव पर ये डील हो सकती है। 1% डिस्काउंट है करंट मार्केट प्राइस है। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस पर भी रखनी है नज़र, क्योंकि प्राइवेट इक्विटी फंड जो शेयर होल्डर्स है कंपनी में, वो ब्लॉक डील के जरिए करीबन 22.5 करोड़ जो शेयर्स हैं वो बेचते हुए, $22 करोड़ के शेयर्स बेचते हुए नजर आएंगे। करीबन 1900 करोड़ INR में देखें तो 1900 करोड़ की ब्लॉक डील होने वाली है। 730 के भाव पे की जाएगी। मौजूदा भाव से देखें तो 3.5% का डिस्काउंट यहाँ पर भी होगा। कोटक सिक्योरिटीज इस डील के ब्रोकर भी है। और लास्ट में टीटागढ़ रेल सिस्टम, कल से जो QIP शुरू हुआ है उसकी फ्लोर प्राइस देखें तो 976 रुपीज़ की है, करीबन 1% डिस्काउंट पर है मौजूदा भाव से। और 12 दिसंबर को इसकी बोर्ड बैठक होगी, जहां पे QIP की फाइनल इशू प्राइस तय की जाएगी। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। अरमान, मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन सी खबरें? जी गुड मॉर्निंग। खबरों में सबसे पहले IIFL सिक्योरिटीज़, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि IIFL सिक्योरिटीज़ को सेट से राहत मिलती हुई दिखी है। 2 साल तक नए क्लाइंट्स जोड़ने की जो पाबंदी है वो हटती हुई दिखी है। मंथली अपडेट्स है। जनरल इंश्योरेंस प्रीमियम का डेटा, जिसमें ICICI लोम्बार्ड लगभग 16.5% यहाँ पर बढ़कर आया है। न्यू इंडिया एश्योरेंस की बात करें लगभग फ्लैट रहा है। स्टार हेल्थ की बात करें तो लगभग 17% के आसपास बढ़कर आता हुआ दिखा है। और SBI जनरल इंश्योरेंस में वहाँ पर भी 37% की आपको बढ़ोतरी दिखेगी।
इंटरग्लोब एविएशन, यहाँ पर कंपनी को इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल से टैक्स असेसमेंट मामले में अंतरिम राहत मिलती हुई दिखी है। लगभग 1665 करोड़ के आसपास के असेसमेंट मामले में उनको अंतरिम राहत जो है वो मिली है, और ये असेसमेंट ईयर 17 और 18 से जुड़े जो टैक्स असेसमेंट मामला है उससे राहत मिलती हुई दिखी है। हालांकि जो अगर आप देखें इस अपडेट जो रिसिप्ट का ऑर्डर था वो 22 नंबर को भी आया था। जिंदाल सो यहाँ पर बोर्ड में फंड जुटाने पर विचार करेगी और 14 दिसंबर को इक्विटी सिक्योरिटीज QIP के जरिए फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। ओलेक्ट्रा ग्रीन ट्रैक, यहाँ पर अगर आप बात करें वसाई विरार, अगर आप देखें कॉरपोरेशन से बसों की सप्लाई के लिए इनको एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है और लगभग इनको 63 करोड़ में 40 इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो सप्लाई करने का इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है और समय अवधि अगर आप देखें तो 7 महीने की है। डॉल्फिन ऑफशोर इंटरप्राइजेस, यहाँ पर बोर्ड की बैठक में शेयर विभाजन को मंजूरी मिलती हुई दिखी है। 1:10 के रेशियो में शेयर विभाजन जो है उसको मंजूरी मिली है। रियल एस्टेट कंपनीज, यहाँ पर भी आपको फोकस रखना है DLF स्पेसिफिकली, क्योंकि IT सेल्स डेवलपर्स को खाली जगह का जो उपयोग करने के लिए कॉमर्स मिनिस्ट्री से यहाँ पर अगर आप देखें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती हुई दिखी है कि अब जो खाली जगह है जो IT सेल्स के लिए है वो उसका उपयोग दूसरे काम में भी वहाँ पर भी यूज़ किया जा सकता है। बल्क डील्स में ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने 10 लाख शेयर्स जो कि 0.5% इक्विटी है वो खरीदते हुए दिखे हैं। ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी, यहाँ पर एलिवेशन कैपिटल ने लगभग 22 लाख शेयर्स बेचे हैं। हरिता प्राइवेट लिमिटेड, वहाँ पर भी उन्होंने भी लगभग 2.4 लाख और QE सिक्योरिटीज़ ने वहाँ पर भी लगभग 2.5 लाख वो बेचते हुए दिखे हैं। और खरीदारी की अगर बात करें तो सिटाडेल सिक्योरिटीज़ ने लगभग 6 लाख के आसपास शेयर्स खरीदे हैं और जेएनएम ब्रोकिंग ने लगभग 3 लाख के आसपास 3.7 लाख के आसपास खरीदते हुए दिखे। बिल्कुल रोज बड़ा फंड एक्शन आपको होते हुए दिख रहा है। कई स्टॉक्स आज भी रेडार पर रहेंगे और 2 बड़ी ब्लॉक डील्स तो आज भी होने वाली हैं। आइए ब्रोकरेजेस का क्या कहना है ये भी जान लेते हैं FIR में। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रहे हैं आज की रिपोर्ट। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए बैंक्स पर फोकस रहेगा। मैक्वेरी की तरफ से एक बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट आई है जहां पर ये कह रहे हैं कि आगे जाके लोन ग्रोथ में आपको थोड़ा सा धीमापन देखने को मिल सकता है, मार्जिन्स पर प्रेशर देखने को मिलेगा और कासा अगर आप देखें तो फिलहाल थोड़ी सी दिक्कत बना हुआ है, तो यहाँ पर फोकस रखेंगे। ढेर सारे स्टॉक्स के ऊपर इनकी कवरेज है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 720 का टारगेट दिया है। HDFC बैंक पर आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, करंट मार्केट प्राइस से ऊंचा टारगेट है 2110 रुपए का। एक्सिस बैंक पर न्यूट्रल की रेटिंग है और करंट मार्केट प्राइस से नीचे का टारगेट दे रहे हैं 980 रुपए का, तो यहाँ पर फोकस रखेंगे। साथ में अपोलो टायर्स, यहाँ पर खास एक्शन आपको देखने को मिलेगा। JP मॉर्गन की तरफ से अच्छी रिपोर्ट आई है जहां पर ओवरवेट की रेटिंग के साथ टारगेट प्राइस में बढ़िया बढ़ोतरी की गई है, 475 से बढ़ाकर 535 रुपए का टारगेट दिया है। और ये मान रहे कि वॉल्यूम रिकवरी अगर आप देखें तो खास तौर पर जो रिप्लेसमेंट है डिमांड टायर सेगमेंट में ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। वैल्यूएशन के लिहाज से भी स्टॉक इन्हें पसंद है, तो यहाँ पर फोकस रखेंगे। साथ में मारुति, यहाँ पर रिपोर्ट आई है HSBC की तरफ से खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 10,697 रुपए का भाव है। टारगेट है इनकी तरफ से 12,500 रुपए का। और ये मान रहे कि जिस प्रकार से साउथ और ईस्ट इंडिया में CNG की अवेलेबिलिटी लगातार बढ़ती जा रही है, इसके चलते इनके मार्केट शेयर में भी बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और साथ में अगर आप देखें तो जो पेनिट्रेशन है CNG व्हीकल्स का, इसके लिए भी काफ़ी ग्रोथ है, तो यहाँ पर फोकस रखेंगे। श्री सीमेंट जेफरीज होल्ड की राय देने 25,750 रुपये का टारगेट दिया, हालांकि स्टॉक चल रहा है 28,020 रुपये पर। और अंत में आज की दमदार रिपोर्ट ऑर्किड फार्मा पर इन्वेस्टेक की तरफ से रिपोर्ट आई है जहाँ पर कवरेज की शुरुआत की गई है खरीदारी किराए के साथ। 800 रुपये का काफ़ी ऊंचा टारगेट दिया, 566 का भाव, 800 रुपये का टारगेट है। और ये मान रहे कि टर्न अराउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, विजिबल है, जहां पर मान रहे कि अगले 3 साल में ग्रोथ आपको बढ़िया देखने को मिल सकती है। एबिटा के जो एस्टिमेट्स हैं इनमें भी इन्होंने 35% का रिवीजन किया है अपवर्ड्स। और साथ में अगर आप देखें तो मान रहे कि जो धानुका ग्रुप की एंट्री हुई है इसके बाद टर्न अराउंड की उम्मीद और बेहतर है, तो ऑर्किड फार्मा आज का स्टॉक कमाल कर सकता है। 800 रुपये के टारगेट्स हैं यहाँ पर। ओके, तो ये है ढेर सारी रिपोर्ट जिन पर दिखेगा आज भरपूर एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे और शुक्रवार की सुबह एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है तैयार आपके लिए लेकर पिक ऑफ द डे। मिस्टर गुप्ता, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑन द शो। बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। Very good morning to you, sir, and good morning everyone. अनिल जी, फार्मा स्पेस में नजर रहेगी, वहां पर अच्छे मूव कल देखने को मिले। और एक स्टॉक यूजुअली जो रडार पर कम रहता था जिसमें कल ही एक ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया, जाइडस लाइफ, जो कि आज का पिक ऑफ द डे रहेगा।
मुझे लगता है अनिल जी ये स्टॉक एक अच्छे मूव के लिए तैयार है, अपसाइड के लिए एक अच्छा, काफी अच्छा कप एंड हैंडल फॉर्मेशन यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। और मुझे लगता है ना केवल आज बल्कि आने वाले कुछ दिनों तक ये स्टॉक आपके रडार पर रहना चाहिए। 658 रुपए के आसपास का कल का क्लोज है, खरीदारी करके चले। 650 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। आज के लिए 675 680 तक के टारगेट्स, पर अगर 2 से 3 दिन का नजरिया है तो 720 750 तक के टारगेट्स जाइडस लाइफ में देखते हुए देखने को मिल सकते हैं। ओके, 675 680 आज के टारगेट है। 720 750 थोड़े लंबे टारगेट खरीदारी करने की राय जाइडस में आती हुई आपके लिए। फॉर अ चेंज एंड टू सरप्राइज खुद कुणाल जी के लिए। कुणाल जी, बधाई आपको सिल्वर मेडल की। बताएं सर, पिक ऑफ द डे। अनिल जी सुप्रभात, दीपांशु सुप्रभात। अनिल जी मुझे स्वयं आज विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं सिल्वर मेडल हासिल कर चुका हूं। अनिल जी मुझे आपकी लोकेशन देखकर लग रहा है आप भी कहीं पर भ्रमण विचरण के लिए कहीं बाहर निकले हुए हैं। तो अनिल जी अगर राजधानी आए हुए हो तो अनिल जी कृपा करके सूचित कीजिएगा। ओके, तो पहले तो ये बता दूं कि मैं आज तो राजस्थान भीलवाड़ा में हूं और राजधानी में कल मेरा पदार्पण होने वाला है। तो कल मैं दिल्ली में हूं। तो आज तो अग्रिम सूचना मैंने देखा आपने मांगी, अभी से दे दिए। तो कल सुबह जरूर मैं दिल्ली में आपको मिलूंगा। आज तो पूरे दिन भर मैं भीलवाड़ा में हूं। जी सर, बताएं। तो अनिल जी राजधानी में आपका जोर शोर से स्वागत किया जाएगा कल। और खरीदारी की राय अनिल जी आज है जी एंटरटेनमेंट पे। जी एंटरटेनमेंट बैंक में है, लेकिन बावजूद एक मिनट शोर तो आप कर लोगे, जोर क्या लगाओगे स्वागत का? जरा बताओ, क्या एयरपोर्ट पे मालाएं लेके आओगे, कोई बैंड बड़ा वाला ऐसा जो हो, या मतलब क्या, कैसे 8-10 गाड़ियां जो दिल्ली वालों का होता है ना तरीका, जोर शोर से 10-20 गाड़ियां लेके हॉर्न बजाते, कैसे करोगे? जोर शोर से स्वागत कैसे होगा, जरा समझाइए मुझे। अनिल जी बैंड बाजा तो हम ले आते हैं, लेकिन अनिल जी 35 लाख शादियां हैं, 1.5-2 लाख शादियां दिल्ली में हैं, तो बैंड बाजा तो अनिल जी बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। लेकिन अनिल जी जैसे ही आप एयरपोर्ट पर आएंगे अनिल जी खुद ब खुद लोग जुट जाएंगे। तो बारात से ज्यादा अनिल जी लोग वैसे ही आ जाएंगे आपको देख करके। तो अपने से अनिल जी लाने की कोई जरूरत नहीं है, वहीं पर रेडीमेड मिल जाएगा अनिल जी। बहुत बढ़िया सर, समझ गया। मतलब नॉर्मल तरीके वाला जो हर बार होता है वैसे ही वाला स्वागत इस बार भी होगा। थैंक यू सर, बताइए। तो अनिल जी खरीदारी की राय है जी एंटरटेनमेंट पे। और जी एंटरटेनमेंट अनिल जी कल बड़ा शानदार मूव आया। जिस तरह का मूव आया बाजार बंद होते समय, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि इसमें कोई एक बड़ा मोमेंटम बन सकता है, कोई ना कोई खबर आने की भी संभावना बनती चार्ट पर दिख रही है। तो इन स्तरों पर मेरी खरीदारी की राय है। स्टॉक बैन में है तो कैश मार्केट में खरीदे। 265 रुपए पर स्टॉप लॉस रख लें, 265 पर। मुझे लगता है कि 280 285 ये दो लेवल्स आपको आते हुए दिखेंगे। संभावना यह है कि आपको 1-2 दिन में ये लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। तो 280 285 के टारगेट के लिए जी एंटरटेनमेंट को कैश मार्केट में खरीदें। आज ही बैन में पदार्पण हुआ इस स्टॉक का, लेकिन उसके बावजूद कैश में खरीदे, ये राय कुणाल जी की आती हुई। अब दो तरीके हो सकते हैं। कुणाल जी या तो बहुत ही बुलिश है इसलिए बैन में आने के बावजूद कैश में खरीदने की राय दे रहे हैं, या दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कुणाल जी ने पहले ही डिसाइड कर लिया था ये दूंगा और अब सुबह पता चला कि बैन में आ गया। ओ कौन बदले, जाने दो, जो दे दिया ज्यादा जाके आप फ्यूचर की जगह कैश बोल देंगे। बंसल जी, दोनों में से आपका क्या मानना है, क्या हुआ होगा? एक मिनट रुको, आपसे थोड़ी पूछा, बंसल जी बताइए। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ अनिल जी, तीसरा ऑप्शन है जो आपने दिया नहीं है वो मैं बताता हूँ अनिल जी। उससे पहले क्या है कि आप जोर शोर की बात कर रहे थे ना, तो अनिल जी दिल्ली वाले नागिन डांस करेंगे अनिल जी आपके स्वागत में एयरपोर्ट पर, और हिमांशु जी भी हमको ज्वाइन करेंगे। तो आप अनिल जी, कुणाल जी और हिमांशु जी यंग हैं तो यही परफॉर्म करेंगे अनिल जी। मैं तो मोबाइल फोन हाथ में लेके वीडियो बनाऊंगा। भी यंग नहीं हूँ अनिल जी, इतना यंग नहीं रहा मैं। अगर वाकई में हिमांशु जी और कुणाल जी का नागिन डांस हुआ ना, मैं अगली बार से इन्फॉर्म भी नहीं करूंगा कि मैं दिल्ली आ रहा हूं। चलिए, तो आइए बढ़ते आगे, और अब सिद्धार्थ सेनानी साहब से ली जाए उनका आज पिक ऑफ द डे। बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी आप भिलवाड़ा में हैं, मैं भी बी नामक जगह में हूँ जिसका नाम बी से शुरुआत होती है, तो अगर कोई गेस कर पाए। हाँ, मतलब बी से तो मतलब बोरीवली है।
बोरीवली हमारे होता पड़ोस में तो जहाँ आप रहते हैं। मैं आउट लोकेशन में हूँ और मैं जहाँ बैंगलोर में हूँ। आप जी, ये दूसरी बार कोइंसिडेंस हो चुका अरे है वाह बुधवार के सिट के सिप के जी, शो में कि आप भी ट्रैवल कर रहे थे, मैं भी कर रहा था। आज मैं भी बाहर हूँ, बैंगलोर से लाइव जा रहा हूँ। क्या बात है, वाह वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। बेंगलोर वालों के तो आज मतलब किस्मत खुल गई, सिद्धार्थ जी का वहाँ पदार्पण। वैसे मेरा मेरा गेस खराब नहीं था। दीप, सिद्धार्थ जी पाए बोरीवली में ही जाते हैं, उनका घर बोरीवली में ही है। Absolutely. हाँ तो मेरा भी अब भले पहला guess आज यही ना हो, था। बाकी साल में ज्यादातर दिन तो वही मिलते हैं। जी सिद्धार्थ जी बताइए सर। अब जब आप इतना कनेक्शन कर ही रहे हैं, B2B कर रहे हैं कनेक्शन, है ना, तो अब Z2Z भी कनेक्शन करें। मतलब हिमांशु जी ने कहा जायडस, कुणाल जी ने कहा जी, अब आप बताओ जेड पे कौन सा स्टॉक है जो आपको पसंद है। एकदम जेड तो नहीं ला पाऊंगा, पर उसके आसपास के अल्फाबेट ही लाया हूं और वो है वोल्टास। जी ओके, वोल्टास नॉट पे बैड, खरीदारी की है। वेरी नाइस, बताएं सर। जी बिल्कुल, थोड़ा सा आसपास ही आया हूं, पर अटेम्प्ट काफी अच्छा था अनिल जी। वोल्टास पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 900 रुपए का और पोजिशनल टारगेट रहेगा 993 का। लीडर है रूम एयर कंडीशनर स्पेस पे, 19% का मार्केट शेयर है। साथ ही साथ एयर कूलर में भी अच्छा खासा 17% का मार्केट शेयर है। सेकंड बिगेस्ट है वोल्टास। दूसरे तिमाही के नतीजे भी अच्छे ढंग के दिखे, 30% का ग्रोथ दिखा आई में। और नेक्स्ट जो ग्रोथ है वो टायर 2 टायर 3 सिटी से देखा जाएगा। 600 करोड़ का केपेक्स भी है। तो मैं मानता हूं वोल्टास जो 50% के सीएजीआर से ग्रो हो रही है, इस पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट 900 रुपए का और पोजिशनल टारगेट 993 का। 900, 920, 920 या 933 क्या बताया सर? 993, 993। 993, ओके वंडरफुल, वेरी नाइस। आइए एक बार फिर से स्वागत बंसल जी का। सुप्रभात, बताएं बंसल जी पिक ऑफ द डे। अनिल जी पिक ऑफ द डे बता रहा हूँ अनिल जी। पहले तो एक चीज बता रहा हूँ अनिल जी, जो आज कुणाल जी को सिल्वर मेडल मिला है अनिल जी। आज सुबह मतलब कि आई मेट विद एन स्मॉल एक्सीडेंट से मेरा बचाव हुआ अनिल जी। उस चक्कर में मैं लेट हो गया, नहीं तो कुणाल जी सिल्वर मेडल उनको नहीं मिलता। ये तो उस एक्सीडेंट की वजह से एक्सीडेंटली इनको अनिल जी सिल्वर मेडल मिल गया है। और जो तीसरा ऑप्शन जो आप जी एंटरटेनमेंट में पूछ रहे थे, यस्टरडे इवनिंग मतलब कि लेट इवनिंग आई वॉज हैविंग अ फोन कॉल चैट विद कुणाल जी अनिल जी। तो उनको मैंने बताया मुझे जी काफी अच्छा लग रहा है, एक री रेटिंग का कैंडिडेट लग रहा है। तो अनिल जी तीसरा ऑप्शन है जो इन्होंने जी ले लिया और मेरे एक्सीडेंट की वजह से पहले ये मतलब कि बचाव लेट हुआ, उस वजह से पहले आ गए। मेरा भी पिक ऑफ द डे जी एंटरटेनमेंट है, बट मेरा एक मुश्त टारगेट है 257 का स्टॉप लॉस, 288 का टारगेट। टेक्निकल कमेंट्री कुणाल जी दे चुके हैं। अच्छा वो तो ठीक है। एक्सीडेंट क्या हो गया, कैसे हो गया मंजिल जी? ठीक है ना, कुछ मतलब तोड़फोड़ टूट फूट तो नहीं हुई ना? अनिल जी टूट फूट नहीं हुई अनिल जी। एक्चुअली क्या है, दिल्ली में पॉल्यूशन हाई है, तो अनिल जी कार्डियो वर्कआउट अनिल जी जिम के अंदर ही करना पड़ता है। तो वहां अनिल जी पावर फेलियर हो गया, यूपीएस वगैरह चले नहीं, तो एकदम से झटके से वो ट्रेडमिल रुकी ना, तो बस बचाव हो गया अनिल जी किसी तरीके से। तो उस चक्कर में 10-15 मिनट तो मैं शॉक पे चेयर पे ही बैठा रहा। उस चक्कर में अनिल जी 10 मिनट लेट हो गया मैं। ओहो, प्लीज ध्यान रखें अपना। ये तो बड़ी मतलब मामला रिस्की वाला हो जाता है। ये बात सही है, अगर आप अच्छी स्पीड पे कर रहे हो एकदम से बंद हो जाए और बड़ा खतरनाक काम है। ध्यान रखें बंसल जी। आई होप कि आप एकदम स्वस्थ है। कोई अगर आप बीच बीच में थोड़ा रिलैक्स होना चाहें, आराम करना चाहें तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। फिलहाल जी एंटरटेनमेंट खरीदने की राय दीप आती हुई बंसल जी की तरफ से। जी एब्सोल्युटली। चलिए कुछ और काउंटर्स भी हैं जहां पर आपको मूव आती हुई दिखेगी। बाय द वे जोमेटो में जो ब्लॉक डील होनी थी वो हो चुकी है। 1% से थोड़े ज़्यादा इक्विटी का सौदा हो चुका है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बड़ी ब्लॉक डील होने वाली है, जोमेटो की बड़ी ब्लॉक डील हो चुकी है। जोमेटो की मैं बात कर रहा हूँ। जेड लेक्टर का एक और स्टॉक जहां पर आपको एक्शन आज दिख भी सकता है। सॉफ्ट बैंक विजन फंड यहाँ पर 1% हिस्सा बेच रहा है। ये आपके लिए हो गया। एक बार जरा चार्ट चेक ले लेते हैं इसकी, क्योंकि एक्शन में तो खैर रोज ही रहता है। अभी ब्लॉक डील हुई है, कल डेज हाई पर ब्लॉक डील से पहले बंद होते दिखा था। कल और आज के जो ब्लॉक डील का भाव है करीब 1% के डिस्काउंट पर, तो कुछ ऐसे ज्यादा बड़ी लोअर वैल्यू पर नहीं हो रही है ब्लॉक डील। हिमांशु जी जोमेटो एक बार चार्ट पर राय दे दें। जेड लेटर का एक और स्टॉक जहां पर एक्शन दिख सकता है। दीप, चार्ट स्ट्रक्चर सेटअप पॉजिटिव है। एक ब्रीफ कंसोलिडेशन देखने को मिला वर्ल्ड कप के बाद स्टॉक में। उसके बाद स्टॉक वापस से मोमेंटम गेन करता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है 115, 114 एक अच्छा सपोर्ट है, एक अच्छा बेस है।
उसके स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट टर्म की तेजी की पोजीशंस को होल्ड किया जा सकता है। और फ्रेश खरीदारी भी अगर कोई डिप मिलती है तो वहां पे खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा अगर कुछ हफ्तों का नजरिया ले तो यहाँ पर 135-140 रुपए तक का मूव जोमेटो में देखने को मिल सकता है। ओके, तो जोमेटो जेड लेटर के स्टॉक सारे के सारे एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। अब जोमेटो पे खरीदारी करने के लिए बड़े ब्लॉक्स आपकी स्क्रीन पर होते हुए दिख रहे हैं। आइए स्वागत किया जाए पालिया साहब का भी। पालिया साहब सुप्रभात, स्वागत है। और एक बार पालिया साहब के स्वागत के साथ साथ जरा एक बार कुणाल जी, बंसल जी को भी लाइन पे ले लिया जाए। लाइन पे मतलब मैंने वैसे लाइन पे ही है, मतलब कहने का मतलब विंडो में ले लिया जाए। आप अदरवाइज ना लें, लाइन पे लेने का मतलब ये नहीं है, विंडो में ले लिया जाए। तो जो बार बार मेरे प्रोग्राम के बारे में कुणाल जी और बंसल जी तहकीकात करते रहते हैं, तो मैं बता दूं पालिया साहब चूंकि हमारे साथ स्क्रीन पे आ चुके हैं, तो मैं कुणाल जी आपको जानकारी के लिए ये भी बता दूं, रविवार को मैं पालिया साहब के शहर में हूं, इंदौर में, ये भी मैं आपको बता दूं। अरे वाह, अगर किसी तरह का कोई स्वागत करवाना हो तो वो आप पालिया साहब से डायरेक्टली बता दें कि किस तरह का करवाना है। जी पालिया साहब सुप्रभात, स्वागत है आपका। बताएं सर, पिक ऑफ द डे। अच्छा एक मिनट, सिद्धार्थ जी कुछ कहना चाहते हैं। जी सिद्धार्थ जी। अनिल जी, जब आप इंदौर जा रहे हैं तो पोहा, जलेबी, वो 56 दुकान की तो आप जरूर ट्राई करेंगे। अच्छा, जानते हैं पालिया जी 56 दुकान कहाँ है या मुझे ढूंढनी है? गुड मॉर्निंग अनिल जी। तो आई थिंक अनिल जी, मुझे लगता है कि मुझे आपको गाइड करने की जरूरत पड़ेगी नहीं इंदौर में, क्योंकि आप काफी फैमिली हैं इंदौर से और आप काफी बार वहाँ पे इंदौर में आपने इवेंट्स या आपने प्रोग्राम्स किए हुए। बट यस, जरूर अगर कुणाल जी नहीं भी बोलेंगे स्वागत के लिए तो मैं बिल्कुल अपनी तरफ से जरूर आपके स्वागत की वहाँ पे प्लानिंग बिल्कुल करता हूँ। तो आपका स्वागत है इंदौर में, और आप तो एंजॉय करेंगे जरूर। अभी काफी अच्छी ठंड भी पड़ रही है वहाँ पे और क्लीन सिटी है, तो आपको वो एक मजा तो अलग मिलेगा ही वहाँ पे इंदौर का। अरे बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हिंदुस्तान में लगातार साल दर साल स्वच्छ शहर होने के मामले में जो इंदौर ने नाम कमाया है, वो उसके लिए इंदौर और इंदौर के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। ये सीखने लायक चीज़ है कि किस तरह से आप अगर प्रयास करें तो अपने शहर को सबसे बढ़िया साफ सुथरा रख सकते हैं। तो पालिया साहब आपको भी बहुत बहुत बधाई। बताएं सर, पिक ऑफ द डे। अनिल जी, पिक ऑफ द डे में स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है MGL का। स्टॉक में एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे यहाँ पे देखने को मिला, और जिस तरीके से स्टॉक में इस वीक में एक तेजी बनी हुई है, हमें लग रहा है ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें 1210 से लेकर 1220 तक के। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 1162 के आसपास। MGL कल बड़ा ब्रेकआउट सारी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में हमने आते हुए देखा था, आज भी ये फोकस में रहने वाली है। पालिया साहब की पसंद।